1990 के दशक के उस दौर में जब भारत में एक नाम था जो सिर्फ बिजनेस का नाम नहीं था बल्कि एक पूरा अंदाज था, एक लाइफस्टाइल थी, एक सपना था। वो नाम था विजय मल्ल्या। बेंगलोर का वो लड़का जिसके पिता विट्ठल मल्ल्या ने एक छोटी सी शराब की कंपनी शुरू की थी। 1970 में जब विजय मल्ल्या सिर्फ 14 साल के थे तब उनके पिता ने एक कदम उठाया, यूनाइटेड ब्रूअरीज को खरीदा। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि ये छोटी सी शराब की कंपनी एक दिन इतनी बड़ी होगी कि पूरे देश की सियासत और बिजनेस को हिलाकर रख देगी। 1990 के दशक में विजय मल्ल्या ने यूबी ग्रुप को संभाला और उन्होंने जो किया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। उन्होंने शराब के बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया कि आज भी देश में जितनी भी बियर पी जाती है उसमें से हर दूसरी बोतल किंगफिशर बियर की होती है। हाँ दोस्तों, आज भी भारत की 50% से ज्यादा बियर मार्केट पर यूबी ग्रुप का कब्जा है। लेकिन विजय मल्ल्या को सिर्फ शराब से संतोष नहीं था, उनकी नजरें आसमान पर थीं, सचमुच में आसमान पर, क्योंकि उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक एयरलाइन शुरू करूं। और फिर हुआ 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस का जन्म। किंगफिशर एयरलाइंस एक सपना या एक साजिश? जब किंगफिशर एयरलाइंस ने पहली उड़ान भरी तो पूरे देश की नजरें इस पर थीं। ये कोई आम एयरलाइन नहीं थी, ये थी किंगफिशर, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। एयर होस्टेस के कपड़े रेड और गोल्ड थे, विमानों पर किंगफिशर कैलेंडर मॉडल की तस्वीरें थीं, बिजनेस क्लास में लेदर की सीटें थीं। हर फ्लाइट में यह सुनने को मिलता था, यू आर नाउ फ्लाइंग विद द किंग ऑफ गुड टाइम्स। और इसके पीछे था एक आदमी, विजय मल्ल्या, जो कभी चश्मा लगाकर, कभी स्कार्फ लपेटकर, कभी सिगार पीते हुए मीडिया के सामने आता था। वो फॉर्मूला 1 कार रेस करता था, उसकी अपनी टीम थी, फोर्स इंडिया F1। उसके पास लंदन में 10 करोड़ रुपए का फ्लैट था, गोवा में एक से एक पार्टियां होती थी, एनरिके इग्लेसियस जैसी स्टार्स उसकी पार्टी में गाने गाते थे। लेकिन दोस्तों, ये सब चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, और वो आग थी कर्ज। किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करने के लिए मल्ल्या ने बैंकों से पैसे लिए, और फिर एयरलाइन को चलाने के लिए और पैसे लिए, और फिर नए विमान खरीदने के लिए और पैसे लिए, और फिर कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए और पैसे लिए, और फिर उन सैलरी पर टैक्स देने के लिए और पैसे लिए। जब आप इतना सारा पैसा ले रही हो तो आपको वो पैसा वापस भी करना होता है। लेकिन विजय मल्ल्या को शायद ये नियम किसी ने नहीं बताया था, या उन्होंने खुद को इस नियम से ऊपर समझा था। 17 बैंक्स, कौन से थे वो बैंक जिन्होंने दिए पैसे? अब बात करते हैं उन 17 बैंकों की जिन्होंने मल्ल्या को पैसे दिए। ये कोई छोटे मोटे बैंक नहीं थे, ये थे देश के सबसे बड़े बैंक। कैसे दिए पैसे? दोस्तों, एक नंबर सुनिए, 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो पैसा है जो किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंकों से लिया और कभी लौटाया नहीं। 2005 से 2012 के बीच कंसोर्टियम लीडर आईडीबीआई बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने सबसे ज्यादा पैसे दिए, लगभग 1600 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया ने दिए 750 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने दिए 600 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए 550 करोड़ रुपए। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और भी कई बैंक थे। लेकिन इतने सारे बैंकों ने एक साथ इतना पैसा कैसे दे दिया? क्या उन्होंने सोचा नहीं कि ये एयरलाइन कभी मुनाफा कमाएगी या नहीं? दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस लोन था या फिर इसमें कोई और खेल चल रहा था? साल 2016 में ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इन लोन्स को मंजूरी देते वक्त कई ऐसे नियम तोड़े गए जो आमतौर पर कभी नहीं तोड़े जाते। जब किसी कंपनी को इतना बड़ा लोन दिया जाता है तो उसके खिलाफ कई तरह की जांच होती है। उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखे जाते हैं। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शायद उस वक्त विजय मल्ल्या का कद इतना बड़ा हो चुका था कि कोई बैंक उन्हें ना नहीं कह सकता था। वो थे द किंग ऑफ गुड टाइम्स, और उस राजा को कोई मना नहीं करता। जब आसमान से जमीन पर आई किंगफिशर, 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई, पूरी दुनिया में बिजनेस ढह गए। भारत का एविएशन इंडस्ट्री भी इससे नहीं बच पाया। ऑयल के दाम आसमान पर थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई थी और लोगों के पास फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए पैसे कम हो गए थे। किंगफिशर एयरलाइंस पहले से ही डूब रही थी और इस मंदी ने उसकी आखिरी सांस भी ले ली।
2011 में किंगफिशर एयरलाइंस ने 7,000 करोड़ का नुकसान घोषित किया। यह भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सालाना नुकसान था। लेकिन विजय मल्ल्या अभी भी मुस्कुरा रहे थे, वो अभी भी पार्टियां कर रहे थे, वो अभी भी F1 रेस में दौड़ रहे थे। सवाल उठता है, जब आपकी कंपनी 7,000 करोड़ को डुबो रही है तो आप कैसे पार्टी कर सकते हैं? ये पैसे कहां से आ रहे थे? ये पैसे आ रहे थे बैंकों के लोन से। ये पैसे आ रहे थे उन कर्मचारियों की सैलरी से जो महीनों से बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। हाँ दोस्तों, किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को 6-6, 8-8 महीने तक सैलरी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फिर भी काम किया क्योंकि उन्हें लगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मल्लैया साहब सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 2012 में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। एयरलाइन बंद हो गई। हजारों कर्मचारी सड़कों पर आ गए। कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के ऑफिस के बाहर धरना दिया, कुछ ने भूख हड़ताल की। एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पास परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। और विजय मल्लैया, वो अपने लंदन के 10 करोड़ वाले फ्लैट में बैठकर शैंपेन पी रहे थे। 2015 जब मल्लैया ने आखिरी चाल चली। 2015 तक आती आती मल्लैया पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो चुका था। बैंकों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी DRT ने उन्हें नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, पैसे कब वापस करोगे? लेकिन मल्लैया ने एक और चाल चली। 2015 के अंत में बिना किसी को बताए, बिना किसी कानूनी अनुमति के विजय मल्लैया ने भारत छोड़ दिया। वो लंदन चले गए और वहां से उन्होंने कहा, मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा। साल 2016 में एक और बड़ा खुलासा हुआ। मीडिया में पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस का लोन जब डूब रहा था, उसी वक्त विजय मल्लैया खुद को 40 करोड़ रुपए सालाना का सैलरी पैकेज दे रही थी। जब कंपनी 7,000 करोड़ रुपए की नुकसान में थी, तब मल्लैया खुद को इतनी बड़ी सैलरी दे रही थी, कंपनी के पैसे से। और यहां सबसे बड़ी बात आती है, जब ईडी ने मल्लैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया तो पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस से लिए गए लोन का एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर भेज दिया गया था, ऑफशोर अकाउंट्स में, विदेशी कंपनियों के नाम पर। तो असल में क्या हुआ था? क्या किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एक बिजनेस थी जो फेल हो गई, या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें पैसे लिए गए, कंपनी को डुबो दिया गया और पैसे विदेश भेज दिए गए? केस कहता है ये दूसरा वाला सीन था। मल्ल्या का मैं चोर नहीं हूं, राज शमानी पॉडकास्ट और असली चेहरा। 2025 में जब पूरा देश ये सोच रहा था कि मल्ल्या अब कभी भारत वापस आएगा, तब एक बड़ा धमाका हुआ। विजय मल्ल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में आकर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। मल्ल्या ने कहा, मैं चोर नहीं हूं, सिर्फ एक फेल्ड बिजनेसमैन हूं। यह सुनकर आप क्या सोचते हो? एक आदमी जिसने 17 बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया, जिसकी वजह से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जिसकी एयरलाइन डूबी तो किसी ने अपनी जान तक दे दी, वो आदमी आज भी कह रहा है मैं चोर नहीं हूं। लेकिन राज शमानी वो सवाल नहीं पूछ पाए जो हर भारतीय के मन में था। अगर आप चोर नहीं हैं तो 9,000 करोड़ कहां गए? अगर आप चोर नहीं हैं तो भारत क्यों नहीं लौट रहे? अगर आप चोर नहीं हैं तो कोर्ट के आदेश की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? इस पॉडकास्ट के बाद मल्ल्या के खिलाफ जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, किंग ऑफ गुड टाइम्स नहीं, किंग ऑफ बैड इंटेंशंस है। दूसरे ने लिखा, चोर को चोर बोलने में कोई गलती नहीं है। यूके कोर्ट और वो फ्लैट जहां मल्ल्या अब कैद है। आज 2026 में विजय मल्ल्या लंदन की उसी 10 करोड़ रुपए वाली फ्लैट में रह रहा है, लेकिन अब वो फ्लैट उसके लिए जेल से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यूके कोर्ट ने मल्ल्या को आदेश दिया है, आप इंग्लैंड या वेल्स से बाहर नहीं जा सकते, यानी वो अपनी फ्लैट के बाहर कदम तक नहीं रख सकता। यूके सरकार ने उसका पासपोर्ट भी रिवोक कर दिया है। वो कानूनी तौर पर अब ब्रिटिश नागरिक भी नहीं रहा, क्योंकि जब तुम फ्यूजिटिव हो तो तुम्हें कोई नागरिकता की इजाजत नहीं देता। मल्ल्या खुद बॉम्बे हाईकोर्ट में कह चुका है, आई कैन नॉट से व्हेन आई विल रिटर्न टू इंडिया। मतलब वो खुद नहीं जानता कि वो कभी वापस आएगा या नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सरकार उसे कभी वापस ला पाएगी? भारत ने 2019 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बनाया, एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी आर्थिक अपराधी की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उसे भारत लाया जा सकता है। इसी कानून के तहत मल्ल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया। इसी कानून के तहत नीरव मोदी को भारत लाया गया। हालांकि वो अब यूके की जेल में है, लेकिन एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मल्ल्या का एक्सट्रेडिशन केस अभी भी पेंडिंग है।
यूके कोर्ट ने कई सुनवाइयां की हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मल्ल्या के पास यूके की बड़ी बड़ी वकील है। वो हर सुनवाई को टालने की कोशिश करता है। हर बार कोई ना कोई नया बहाना लेकर आता है। मेरी तबीयत खराब है, मैं कोर्ट नहीं आ सकता, मुझे और समय चाहिए। 10 साल बाद आज मल्लैया की क्या हालत है? आज 2026 में विजय मल्लैया एक ऐसे इंसान का नाम है जिसे पूरा देश जानता है, लेकिन कोई प्यार नहीं करता। वो एक ऐसा नाम है जिसे देखकर लोगों के मुंह पर एक ही शब्द आता है, चोर। लेकिन क्या वो सच में चोर है? क्या उसने सोच समझकर बैंकों को लूटा? क्या उसने जानबूझकर एयरलाइन डुबोई? या फिर वो सच में एक फेल्ड बिजनेसमैन है जो गलत वक्त पर गलत बिजनेस में फंस गया? दोस्तों, इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्लैया के खिलाफ जो भी सबूत है वो उसे दोषी साबित करते हैं।